सो हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक वेक्टर्स के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब हम अपने चैप्टर की तरफ। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर एडिशन के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर के एलजेब्रा के बारे में। वेक्टर एलजेब्रा। तो बेसिकली एलजेब्रा मतलब इट इज़ अ मैथमेटिकल टर्म, एलजेब्रा, है ना, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ते थे भाई, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इट इज़ कॉल्ड एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा मतलब वेक्टर की मैथमेटिक्स। तो वही चीज़ जो हम मैथ्स में पढ़ते थे वही हम वेक्टर के लिए भी करेंगे। तो इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ना है। पहला है बच्चों वेक्टर का एडिशन। क्या पढ़ना है? पहला वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन। सेकंड इज इसी वेक्टर का क्या? सब्ट्रैक्शन। नाउ उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में डिवीजन ऐसा कुछ टर्म नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, है ना। तो बेसिकली ये जो वेक्टर अलजेब्रा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का ही होगा। आगे बस जो तरीके हैं वो कैसे वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने के ही तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मेट में वेक्टर को लिखना है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग वेक्टर एडिशन से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, है ना, बिना समय गवाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि पढ़ते हुए अगर व्यक्ति नोट्स नहीं बना रहा, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है ना बच्चों, फोकस होता है माइंड का। क्या होता है? फोकस। और जिस स्टूडेंट का फोकस स्ट्रांग नहीं है ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी अच्छी नहीं बनेगी, है ना। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी इमेज उसके दिमाग में नहीं जाएगी। तो बेसिकली फोकस को इंक्रीज करने के लिए, साथ साथ मतलब फोकस को मेंटेन रखने के लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स बनाते चलिए, और अगर कोई भी दिक्कत आपको वीडियो में आ रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपने डाउट्स को। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर एडिशन। होता क्या है वेक्टर का एडिशन? एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए एक ये ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक को एक आदमी, एक पर्सन एक ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक वेक्टर से पुल कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। फोर्स मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी से इसको यहाँ, मतलब फोर्स से इसको यहाँ खींच रहा है। सिमिलरली सेम टाइम पे एक पर्सन इसको यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी खींच रहा है ना। तो मुझे मालूम है ये x, इसको मैं अगर x बोलूँ, इसको मैं y एक्सिस बोलूँ, तो अगर ये दोनों एक्सिस में एक साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब ना तो ये x में करेगा ना y में करेगा, कहीं ना कहीं हमें इस ब्लॉक को इधर मूव करेगा, और हमको इधर ही मूव कराना था इस ब्लॉक को। तो हमको पहले वेक्टर का एडिशन पता नहीं था, तो हमने क्या किया, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तब ये जाके इधर घूमा, इधर चला। अब कोई स्मार्ट सा इंजीनियर आया, उसने बोला भाई 2 फोर्सेस को हटाकर एक सिंगल फोर्स ही लगा दो इधर इसी डायरेक्शन में। तो ओहो, दोनों समझ गए, अरे हाँ यार ये भी हो सकता था, हमारा एनर्जी बचता है कि नहीं। तो यही है वेक्टर एडिशन, कि भाई ये वेक्टर, अगर सिंगल वेक्टर जो इफेक्ट ये दोनों वेक्टर दे रहे हैं, सिंगल वेक्टर भी वही इफेक्ट दे रहा है, तो वेक्टर एडिशन वही है कि 2 वेक्टर को ऐड करने से ऐसा वेक्टर बनाया जाए जिसका इफेक्ट जो हो वो क्या हो, इन दोनों वेक्टर के समान ही हो। तो इस वेक्टर का जो इफेक्ट है वो इस और इस वेक्टर के समान ही है, बिल्कुल सिमिलर है, उसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। इससे इजी तरीका समझाने का मार्केट में कोई नहीं है ना। तो वेक्टर एडिशन समझ में आया होता क्या है। अब 3 तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है, 3 तरीके से वेक्टर को ऐड किया जाता है। इसके अंदर पहला आता है बच्चों ट्राइएंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड आता है पॉलीगन लॉ। कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। तीसरा आता है इसके अंदर आपका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये 3 तरीके हैं वेक्टर को ऐड करने के, हम 1 बाय 1 कवर करेंगे एक एक। तो ट्राइंगल लॉ पे जाते हैं हम लोग।
सबसे पहले लेट्स मूव ऑन ट्राइंगल लॉ। तो पहला है हमारा ट्राइंगल लॉ। बेसिकली ट्राइंगल लॉ क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, तो सपोज करिए कि वेक्टर है ए हमारे पास ये, और एक वेक्टर है बी ये, है ना। दो वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि एक्चुअली में जो ये वेक्टर कनेक्टेड है वो टेल से टेल कनेक्टेड है। तो वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि वेक्टर जो है टेल टू टेल नहीं, हेड टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। कैसे कनेक्ट होने चाहिए? हेड टू टेल। तो मैं हेड टू टेल कनेक्ट करने के इसको तीन तरीके हैं। इस वेक्टर, इन वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, मुझे पता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी मालूम है वेक्टर की, क्या? पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो मैं उस पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, इस बी वेक्टर को या तो यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ भाई, शिफ्ट हो जाएगा वेक्टर ये, या फिर तो ऑब्वियसली इसका टेल इसके हेड से कनेक्ट हो गया, या फिर इस ए वेक्टर को मैं यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पर भी तो कनेक्ट कर सकता हूँ। तो तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हम कनेक्ट करते हैं बी को यहाँ पे। तो अब मेरा जो डायग्राम बन गया वेक्टर का, वो इस तरह से कनेक्ट हो गया वेक्टर आपस में। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरा बी है कि नहीं। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब मैंने सबसे पहले ट्रायंगल लॉ की कंडीशन क्या थी कि भाई दो वेक्टर्स को आपको इस तरह कनेक्ट करना है कि दूसरे वाले की टेल पहले वाले की हेड से कनेक्ट होनी चाहिए। तो कनेक्ट हो चुकी है। अब रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा कि पहले वाले का तो टेल और दूसरे वाले का हेड है कि नहीं। कनेक्ट कर दीजिए आपस में, कनेक्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड वेक्टर सी, या फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जाता है आर। तो देखिए ये जो वेक्टर है ये कैसा है, अपोजिट सेंस में है। कैसे सेंस में? अपोजिट सेंस में। फॉर एग्जाम्पल कैसे अपोजिट सेंस में, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ। देखिए ये वेक्टर टेल टू हेड चल रहा है, ये वेक्टर टेल टू हेड चल रहा है, तो ये अपोजिट सेंस में तो हो गया, हेड टू टेल हो गया ये वेक्टर। तो इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारा, दैट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको कनेक्ट करने का, भाई बी को मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता ऐसे, और ए तो है ही हमारा ऐसे, है ना। तो टेल से हेड, टेल से हेड, तो जो हमारा वेक्टर बनता वो कैसा बनता, टेल से हेड, टेल से हेड, हेड टू टेल, अपोजिट मैनर में। ये अगर वेक्टर बी है, ये वेक्टर अगर ए है, तो ये वेक्टर क्या होता मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कितना सिंपल है, इट्स नॉट अ बड़ी, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना, कोई बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। ट्रायंगल लॉ यही है, इतना ही है ट्रायंगल लॉ। अभी हम केवल बेसिक्स समझ रहे हैं, हम अभी एनालिटिकल मेथड में नहीं जा रहे, है कि नहीं। सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पर आता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ हम तब यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, बहुत सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी, है ना। ये अगर आपस में कनेक्टेड हैं ये वेक्टर्स, तो अब मुझे इन वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कनेक्टेड है टेल टू हेड, है कि नहीं, हेड टू टेल कनेक्टेड है। तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ। बेसिकली पॉलीगन लॉ जो है वो क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल लॉ का सम, अलग अलग ट्रायंगल लॉ को जोड़ दो, अलग अलग ट्रायंगल बना के जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। तो पहला रिजल्टेंट मेरा बन गया ये R1, बन गया कि नहीं R1, है कि नहीं। अब मैं ए बी को हटा सकता हूँ, ए बी को मैंने R1 से जोड़ दिया, अब ए बी को मैं हटा दूंगा और मेरा एक इक्विवेलेंट वेक्टर बन गया R1। तो अब मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, R1, ये वेक्टर C, ये वेक्टर D, है कि नहीं। अब मुझे पता है R1 और C ये टेल टू हेड कनेक्टेड है। अब मैं R1 और C को भी ऐड करके क्या कर सकता हूँ, एक वेक्टर जोड़ सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, जो मेरा हो गया R2, ये R1 था। बेसिकली R1 क्या है, दैट इज
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और R2 वेक्टर क्या हो गया मेरा, R2 वेक्टर हो गया मेरा R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दैट इज R1 क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये मेरा हो गया R2 वेक्टर। नाउ आई कैन रिमूव R1 एंड C बोथ, तो दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अब मेरा ये बन गया R2, है कि नहीं, ये बन गया मेरा D वेक्टर। अब मुझे पता है भाई ये दोनों सेम ट्राइंगल लॉ से की तरह ही कनेक्टेड हैं, तो मैं यहाँ से भी एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि क्या है मेरा R3, है कि नहीं, और दैट R3 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, दैट इज R2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो बेसिकली ये क्या है मेरा पॉलीगन लॉ हो गया, है कि नहीं। तो पॉलीगन लॉ इज जस्ट स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ, इज जस्ट ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स लॉ को ट्राइंगल्स को ऐड करना। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं ये करना, है कि नहीं। थर्ड जो है हमारा वो पैरेललोग्राम लॉ है। उससे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, तो क्वेश्चन करिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे 10 सेकंड के अंदर इस आंसर आप जैसे ही देखें 10 सेकंड के अंदर आंसर लिख देना इसका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ वेक्टर्स है ए, कुछ वेक्टर बी, इसी तरह से सी डी, और ये वेक्टर कनेक्टेड है ई। आपको बताना है कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें, इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। ये सब वेक्टर से आपस में कनेक्टेड है, इनमें से एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका आंसर देना है आपको, फटाफट दीजिएगा ना। हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। भाई देखो, हमें पता है कैसे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सब कनेक्टेड है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ये जो ई वेक्टर है ये हेड टू टेल कनेक्टेड है, इसका मतलब ये ई वेक्टर जो होगा मेरा, ये क्या होगा, इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो ई इज इक्वल टू मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। कभी कभी नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जेई मेंस में तो नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, पर नीट में अवश्य पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा भी कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, है ना, काफ़ी इजी है समझना। अब हम जो लॉ पढ़ेंगे, अब हम जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों हमारा कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली ये लॉ क्या है, इसके अंदर जो हमारे वेक्टर हैं वो टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए। कैसे कनेक्ट होने चाहिए, टेल टू टेल। मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी, है ना। तो बेसिकली ये क्या कहता है ये लॉ, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम क्या कंप्लीट कर लें, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। देखिए कैसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो इस लाइन को मैं एक से एक्सटेंड कर सकता हूँ, इस ए वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, और इस बी वेक्टर को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा ये एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया पैरेललोग्राम, यस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब ये लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका ए और बी का, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल जो होगी वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ड्रॉ कर दो डायगोनल, तो ये डायगोनल ड्रॉ हो गई। तो ये क्या बन गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं। ये लॉ इसलिए काम आता है कि देखिए हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है ये लॉ, है ना। कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे कनेक्टेड होते, ऐसे भी तो हो सकते थे, ये जो एंगल इन दोनों के बीच का है कुछ भी हो सकता है, ए और बी वेक्टर कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब मुझे अगर बताना है कि भाई रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो क्या करूंगा मैं, तो ये सिंपल तरीका है पैरेललोग्राम लॉ का। क्या करूं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, देखो ऐसे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो डायगोनल होगी, डायगोनल ड्रॉ कर दो, तो ये दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एक हमारा शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब डायरेक्शन देखने का शॉर्टकट है
है ना। इससे वैल्यू नहीं पता करते, हम डायरेक्शन पता करते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं नीट के अंदर, मेंस में भी कभी पूछा गया तो नहीं है ऐसा, पर पूछा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों एनालिटिकल मेथड की, इसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स के बारे में। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं इसका। तो कैसे, देखिए, वेक्टर 1 वेक्टर 2, मतलब ये वेक्टर ए, ये वेक्टर मेरा बी, है ना। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो सबसे पहले क्या करूं, ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये जो होगा मेरा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड आर। अब मैं एज्यूम करता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेरा वो इस वेक्टर से, कौन से, ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, अल्फा डिग्री, अल्फा एंगल पर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ए से, और बी से कुछ भी हो सकता है ना, अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं उसको, मतलब अल्फा तो ए से हो गया, बी से कुछ भी हो सकता है, पर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकल रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं इसमें। मैं इस बी वेक्टर को, ये मैंने यहाँ बना दिया बी वेक्टर ऐसे, और थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये मेरा बी वेक्टर ही है एक तरह से देखा जाए तो। क्यों बी वेक्टर है, कि बी को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली, ठीक है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, यस, और एक ट्रायंगल कंप्लीट कर सकता हूँ। ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा ही तो है, ये भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना था भाई, थीटा ही तो था। ये अगर थीटा तो ये भी कितना, थीटा। आप बोलेंगे सर ये थीटा कैसे है, भाई जब मैंने बी को यहाँ शिफ्ट किया तो मैं ए को भी तो यहाँ शिफ्ट कर सकता था, तो एंगल तो वही बनता थीटा डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, बी। अब ये तो मैं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का। तो मैं इसको ट्रायंगल को अच्छे से बना देता हूँ एक बार, इस डायग्राम को। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है ना, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, ये मेरा रिजल्टेंट, ये मैं बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड, मैंने ट्रायंगल कंप्लीट किया, ये मेरा थीटा, ये भी मेरा, ये अल्फा, और ये कितना था, थीटा। नाम दे दो इसको कुछ ना कुछ, पी क्यू आर एस, ओके। तो अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, पी एस आर। इस ट्रायंगल को मैं अलग से लिख लूँ, यस लिख सकते हैं। उससे पहले ये मुझे पता है ये बी है, ठीक है। अच्छा अगर ये बी है तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको अलग से बना देते हैं, ये क्यू आर एस ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो कि हम अच्छे से जानते हैं, क्या, तो हमने पढ़ा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास क्यू आर एस, है ना। क्यू आर एस ट्रायंगल को मैं यहाँ लिख लूँ अगर, तो ये हमारा थीटा था, ये बी था, तो ये जो साइड है ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, तो मुझे पता है कि क्यू आर अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और एस आर अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा। तो मेरा क्यू आर कितना आ गया, दैट इज बी कॉस थीटा, और एस आर कितना आ गया मेरा, दैट इज बी साइन थीटा। तो ये क्यू आर मेरा बन गया बच्चों, ध्यान देना, बी कॉस थीटा, और ये बन गया मेरा बी साइन थीटा। इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिक्स, और कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अब मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, पी आर एस ट्रायंगल, पी आर एस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं अलग से, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल था, है ना, इसमें एक पॉइंट है ये, बस इतना मान के चलिए। ये था P, ये R, ये S, ये मेरा था रिजल्टेंट वेक्टर R, इसका मैग्नीट्यूड, ये था मेरा A, और ये था कितना, B cos थीटा, ये मेरा कितना था, B sin थीटा, और ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल है ये अल्फा था।
अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। इट्स जस्ट मैथमेटिक्स। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस कंसेप्ट तो हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको तो पता है, अगर इसमें से और इसमें से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। ये तो रात को भी अगर उठा के पूछ लिया जाए तो यह आइडेंटिटी तो याद होनी ही चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। ओ हो, तो निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया मेरा, वो आ गया बच्चों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एग्जाम से पहले आधी रात को भी याद होना चाहिए। अरे हमेशा याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है तो इस वेक्टर से अल्फा एंगल पे इसकी डायरेक्शन है, तो मैं क्या tan अल्फा निकाल सकता हूँ? यस, वी कैन फाइंड tan अल्फा। तो tan अल्फा मैं अगर यही निकाल दूँ तो कैसा रहेगा, चलिए tan अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा मेरा कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan क्या होता है भैया, व्हाट इज tan? tan इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस, तो परपेंडिकुलर इज b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। ओ हो, रिजल्टेंट भी आ गया, क्या बात है। तो मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, इस वेक्टर की डायरेक्शन भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। बहुत खूब, बहुत शानदार। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ, और यही रिजल्ट ट्रायंगल लॉ से भी मिलता है, और यही रिजल्ट पॉलीगन लॉ से भी मिलता है। पर एनालिटिकल जो मेथड है वो यही मेथड है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं बहुत ही शानदार, एक एग्जाम्पल है, करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। हमें तो क्वेश्चन से सॉल्व करना है भाई। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना। इसकी वैल्यू है 4 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स का। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। फाइंड आउट द ये मैग्नीट्यूड है एक्चुअली में, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं आपको कैलकुलेट करना है भाई ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को वेक्टर को ऐड करना है आपको और रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। तो या तो क्या करो, डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमको, तो फॉर्मूला यूज करते हैं फटाफट। बेसिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर नहीं सॉरी, आर इज इक्वल टू ए मतलब 4 का स्क्वायर, बी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रूट में 37 यूनिट्स। ये आया इसका मैग्नीट्यूड। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब डायरेक्शन अगर पूछ ली जाए आपसे तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इज बी इज 3 साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस 60। तो यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो ये आ रहा है कुछ आपका, इसको तो हमें कैलकुलेटर से मेजर करना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व करने पे आ रहा है 0.472, इसको कैलकुलेशन करने पे, है ना। पर हमें अल्फा लिखना है तो अल्फा को हम लिख सकते हैं भाई tan इनवर्स 0.472। देखिए अगर कैलकुलेटर
से करेंगे इसको तो सॉल्व, बिना कैलकुलेटर के तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो अल्फ़ा जो एंगल निकलेगा हमारा वो आ रहा है कुछ 25.3 डिग्री। इस आंसर से हम एक रिजल्ट अभी पता करते हैं। आंसर आया हमारा, इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट पता करते हैं। ए से ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, इसको ड्रॉ करूँ मैं अगर इस तरह से, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए से बना रहा है 25.3 डिग्री, 25.3 डिग्री। बी से कितना बनाएगा, बी से कितना बनाएगा वो, मतलब ये वेक्टर जो है वो बी से ज़्यादा एंगल बना रहा है, ए से कम एंगल बना रहा है। ए से अगर 25 तो देखिए ये वेक्टर ए से 25.3 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी से कितना बनाएगा, 60 में से 25.3 को माइनस कर दिया जाएगा, कितना आएगा, 7 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 का 4, यहाँ बचा 3, 5 में से 2 का 3, 34.7 डिग्री। मतलब ये एक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है ना। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये एक और रिजल्ट है हमारे पास। क्या रिजल्ट आया इससे भाई, इससे ये रिजल्ट आया कि दो वेक्टर्स अगर आपस में हैं ए और बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी तरफ ज़्यादा होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होगा। तो इस केस में ए वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा थी, है ना, 4 यूनिट्स था, ये 3 यूनिट्स पे था, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ओके, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमारे पास। है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने समझा। अब हम देखते हैं भाई वेक्टर जो है हमारा, है ना, वो मैक्सिमम कब होगा। तो देखिए हमें पता है आर का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा cos थीटा क्या होगा, 1 होगा। cos थीटा क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। थीटा जब हमारा 0 डिग्री होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में 4 यूनिट, एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 4 = 7। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0 डिग्री पे। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम। और आर मिनिमम कब होगा, जब मैं 3 - 4 कर दूँ, दैट इज़ 1। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, है कि नहीं। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं और चलिए। तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हैं। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, या ये लिखा है तो भी मैग्नीट्यूड ही है इसका मतलब। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तब हमारे आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो हम फॉर्मूला लगाइए फटाफट। r² = क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा है कि नहीं। आर ए का और बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, a² प्लस बी की जगह a² लिख सकता हूँ, यस। तो 2a² cos थीटा, कॉमन ले लीजिए a², 1 + 2 cos थीटा, 1 + 2 cos थीटा। तो r क्या आ गया, a √1 + 2 cos थीटा। ये मेरी वैल्यू आ गई जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक कंडीशन आप याद रख लीजिए कि जब भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, जब भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे,
तो जो एंगल बनेगा, इसका मतलब तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दोनों वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 90 डिग्री पर अलाइन है। कितने डिग्री पे अलाइन है? 90 डिग्री पे। दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है कि नहीं? 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों के, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज 90, 90 मतलब 0, 90 मतलब 0, कॉस 90 मतलब 0। तो ये तो हट गया पूरे टर्म, तो क्या बचा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बी की जगह भी मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ए इज इक्वल टू बी है मेरा यहाँ पे, तो आर आ गया मेरा, ए कॉमन लिया निकला, बचा 1 + 1, तो रूट 2a, तो रूट 2a है ना। अब ये तो है 90 डिग्री पे। अगर मैं बेसिक इसको देखूँ शॉर्टकट ट्रिक से, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लूँगा कि मेरा पैरेललोग्राम क्या बनेगा? इट इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में इसकी डायगोनल जो होगी वो रिजल्टेंट होगी। तो मैं दिमाग चला के लगा सकता हूँ अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस अगर यूज़ किया जाए, तो हमें पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ऑब्वियसली एंगल 45 बना रहा होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल की जो डायगोनल होती है वो कितना एंगल बनाती है? 45 डिग्री। चलिए भाई प्रूफ भी कर लेते हैं इसको फटाफट। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 पॉन ए प्लस बी कॉस 90। ये टर्म तो 0, ये बची बी साइन 90 क्या होता है? 1/a। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कट गए तो कितना आएगा? 1। तो tan अल्फा इक्वल टू 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan 1 कब होता है? अल्फा 45 डिग्री तब हो, तभी तो 1 होगा tan अल्फा। तो यहाँ से भी देख लिया हमने, पर बिना देखे भी हम अंदाज़ा भी लगा सकते थे। अंदाज़ा मतलब अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते थे कि भाई अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे पता है पैरेललोग्राम बोलता है कि पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए और उसकी डायगोनल जो होगी वो रिजल्टेंट होगी, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। वाह, अद्भुत है कि नहीं? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो बताइए बच्चों थीटा डिग्री कितना होगा? थीटा एंगल जो है वो निकालना है आपको, कितना डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन के समय आपके पास केवल 2 मिनट लीजिए, फटाफट करिए, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, सेम तीनों इक्वल हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये क्या है मेरे 1। तीनों इक्वल है तो कोई एक वैल्यू मान लेता हूँ 1, मैंने वैल्यू मान ली 1। तो मुझे पता है आर का स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गए, इधर जाएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया मेरा? -1/2। कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस में 1/2। थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे। थीटा -1/2 कब होता है? 120 डिग्री पे, है ना, 120 डिग्री पे, क्योंकि कॉस जो है नेगेटिव होता है आपका कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कॉस
ये कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये साइन, तो यहाँ आपका नेगेटिव होगा ये, तो ये 60, ये 120 डिग्री। हमें पता है कि हमारे वेक्टर जो हैं वो इसी, वैसे कॉस इसमें भी नेगेटिव है पर हम ये एंगल नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा वेक्टर जो है वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है, उसका जो एंगल है, तो ये होगा 120। तो थीटा कितना आ गया मेरा? 120 डिग्री। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछ सकता है, बिट सेट है ना, इन सब में, वीआईटी वगैरह में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस, नीट में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, बहुत शानदार। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे है ना, अब हम आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लिए हमने बहुत सारे। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है ए और बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और एंगल जो है, एंगल किसका, ए और बी का, वो कितना है? पाई माइनस थीटा। अब जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है, तो अब आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पाई माइनस थीटा भी कर लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। फॉर्मूला लगाया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, थीटा की जगह रखा पाई माइनस थीटा। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर है ना, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस थीटा। तो ये बन गया मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉमन लिया, क्या बचा? 1 + 1 - 2 कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या बचा? 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 - कॉस थीटा। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 1 - कॉस थीटा क्या होता है? क्या होता है बच्चों? दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैथ्स वालों को तो याद होगा ही होगा। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो क्या आ गया रिजल्ट मेरा? रिजल्ट आ गया मेरा r इज इक्वल टू 2 × 4, रूट से निकलेंगे तो 2, a स्क्वायर रूट से निकलेगा तो a, साइन स्क्वायर रूट से निकलेगा तो साइन थीटा बाय 2। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट। कब? जब मेरे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है और मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा है कि नहीं। और फिर हम वो तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमें पता है ये tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर एडिशन। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई वेक्टर एडिशन जो है वो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर के सेकंड जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? सेकंड अलजेब्रा जो था वो था वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओह यस, ये जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है एडिशन की, है ना भाई। 4 - 2 इज इक्वल टू 2 होता है। इसको और स्पेशल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 4 + -2 की भी 2 है कि नहीं। तो यही है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कि मैंने क्या किया, वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी जो ऐड कर दिया, तो ये मेरा बन गया a - b, है कि नहीं। वेक्टर ए में मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऐड कर दिया तो मेरा वेक्टर जो बन गया वो क्या बन गया? वेक्टर a - वेक्टर b। यही हमको निकालना है। कैसे? इसमें भी अलग अलग लॉ है, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, है ना। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है इसके अंदर?
देखिए वेक्टर है ए हमारे पास, ये वेक्टर था बी, है ना, इनिशियली जो हमने पढ़े थे एडिशन के अंदर वो ये था, एक वेक्टर बी। अब मुझे क्या करना है, इस ए वेक्टर में माइनस ऑफ बी ऐड करना है, माइनस ऑफ बी ऐड करना है। तो माइनस ऑफ बी का मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ बी मतलब जो बी वेक्टर था है उस वेक्टर की डायरेक्शन को घुमा दिया जाए तो वो माइनस ऑफ बी हो गया। पहले कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में था तो वो था बी, अब वो इस डायरेक्शन में हो गया तो वो अब हो गया माइनस बी, है ना। माइनस मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन अपोजिट हो गया उसका। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, नेगेटिव का मतलब तो यही है ना, ये वेक्टर को घुमा दिया मैंने, घुमा के यहां लगा दिया, तो डायग्राम क्या बन गया मेरा, इस तरह से क्या बन गया, ये वेक्टर ए है, ये है माइनस ऑफ बी, है कि नहीं, माइनस ऑफ बी, इट इज अ माइनस ऑफ बी। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है आपको, ये टेल टू हेड नाउ वेक्टर कनेक्ट जो हम करेंगे सी, वो कैसा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कैसे कनेक्ट होगा, हेड टू टेल, है ना, हेड टू टेल। तो सी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एडिशन का एक अलग पार्ट हो गया, यही एडिशन का क्या है, एक अलग पार्ट हो गया। चलिए बहुत सिंपल, बहुत खूब। अब पॉलीगन वॉलीगन लॉ तो वही सेम ही है इसमें, तो हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर है ए, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ये वेक्टर है ए, है ना, वेक्टर था बी हमारे पास इस डायरेक्शन में, जो पैरेललोग्राम जो लॉ कहता है, यही कहता था ना पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए अब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ क्या था, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये तो एडिशन के लिए था। अब मैं क्या करूं, तब मैं क्या करता था, एक पैरेललोग्राम बना लेता था। अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को मेरे को बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो क्या करूंगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दूं इसकी, ये इधर आ गया बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं। अब सिमिलरली बस वही कर दीजिए जो यहाँ करते थे, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और जो डायगोनल होगी वो क्या बनेगी, वो रिजल्टेंट बनाएगी आपका, बस इतना ही तो किया। कि जो अब आर वेक्टर है वो क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं। अब अगर मैग्नीट्यूड की चर्चा की जाए तो पहले ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा डिग्री। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, टोटल 180 है, ये कितना है 180, ये एंगल थीटा है तो ये भी 180, ये कितना हो गया, ये वाला एंगल, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो बार बार फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके अंदर थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दूंगा अगर, तो हो गया सॉल्व। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा की जगह 180 रखा तो क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस 2ab कॉस थीटा। वाओ, इट्स सो सिंपल। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आता है वो यही आता है, वो यही आता है ना। सिमिलरली टेन अल्फा के लिए भी कर सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। जब साइन 180 माइनस थीटा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, साइन में साइन चेंज तो होना नहीं है, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बी रह जाएगा बी साइन थीटा, ऊपर नीचे हो जाएगा भाई ए, इसकी जगह हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा,
इतना सा चेंज हुआ है बस फॉर्मूले में, क्या कहते हो, है कि नहीं? इतना सा चेंज हुआ है। अब क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं? एक का मैग्नीट्यूड है a का 6, b का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। आपको निकालना है a माइनस बी। इट इज़ वेरी इजी। इफ द एंगल इज 60 डिग्री तो क्या करेंगे? हमको पता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, 36 इंटू 64 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, है ना? तो फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे इसको फटाफट। तो 36 इंटू 64 2304। कुछ गलती कर दी ना मैंने? हाँ, 36 थोड़ा ना आएगा यहाँ पे, 6 और 8 आएगा, स्क्वायर थोड़ी ना होता है। तो 36 प्लस 64 माइनस 8 6 48, ये हो गया। तो ये आ गया आपका 36 प्लस 64 100 माइनस 48, कितना आ गया भाई? 52 अंडर रूट में। इट्स सो सिंपल। कितना सिंपल है ये, है कि नहीं? कितना सिंपल है ये। तो एक कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करिएगा इसको। एक वेक्टर है a, दो वेक्टर थे हमारे पास a और b, है ना? दो वेक्टर थे हमारे पास a और b। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने कंप्लीट किया पैरेललोग्राम, है ना? ये जो डायगोनल बनाऊंगा मैं अब, रिजल्टेंट की जो ये डायगोनल जो बनाऊंगा मैं, उसको मैंने नाम दिया डायगोनल 1, दैट इज D1। तो जो D1 है मेरी, वो क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ a प्लस b। ये एडिशन वाली डायगोनल है। अब मुझे इसी पैरेललोग्राम में अगर सब्ट्रैक्शन वाली डायगोनल बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? देखिए, इस b को माइनस b बनाने के लिए क्या करूं? नीचे बना दूं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो डायगोनल बनेगी, इसको मैंने नाम दिया D2 वेक्टर। क्या इस वेक्टर को उठा के मैं घुमा के यहां नहीं रख सकता? यस, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां रख सकता हूं? यस। तो ये मेरा क्या बन गया? D2 वेक्टर। ये D1 डायगोनल, ये D2 डायगोनल। तो D2 डायगोनल जो है वो कैसी है? वो a माइनस बी की है। वाह। तो हमें एक ही पैरेललोग्राम से बता सकते हैं कि एक डायगोनल जो a प्लस बी की होगी, एक डायगोनल जो होगी वो a माइनस बी की होगी। ऐसे असर्शन क्वेश्चन आते हैं, है ना? कि ये हम लोग करेंगे उसको आगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, है ना? तो हमें सीखा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। क्या समझ में आया हमको कि दो वेक्टर्स अगर है हमारे को ऐड करने हैं, है ना? तो उनको तीन तरीके हैं ऐड करने के, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। सब्ट्रैक्ट करने के भी तीन तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्वेश्चन हमने कुछ किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना? तो अब कंसेप्ट समझ में आता है कि हमको अगर दो वेक्टर है 5 और दो वेक्टर है, एक वेक्टर 10 है और एक वेक्टर है 15 का, है ना? दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। तो 0 डिग्री जब होगा हमारा, तब हमने बोला था मैक्सिमम होंगे वेक्टर्स, क्या? दोनों का एडिशन, दैट इज 15 प्लस 10, दैट इज 25। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम कब होगा? देखिए मिनिमम कब होगा, हमें पता है मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा 180 चला जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू -1, है ना? मिनिमम तभी तो होगी वैल्यू इसकी कि भाई एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में हो 15 का और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो 10 का, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 15 - 10
दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू अकर करेगी, दैट इज 5 यूनिट्स, ये 25 यूनिट। ओके, तो अब हमें समझ में आया कि दो वेक्टर का मैक्सिमम उनका एडिशन, मिनिमम उनका सब्ट्रैक्शन जो कि 0 डिग्री पे है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है वो 180 डिग्री पे है। तो जो बची वैल्यूज हैं वो कहाँ से आएंगी भाई? हमारी मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम 25, तो 5 और 25 के बीच में ही लाई करेगी हमारी इन दोनों के एडिशन की वैल्यू, डिफरेंट एंगल्स पे, है कि नहीं? तो जो हमने अभी समझा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है a प्लस बी, मिनिमम जो होती है वो होती है a माइनस बी, ये होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, ये होती है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगी? जब हमारे वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड हो भाई? ऐसे कनेक्टेड होंगे, एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, या तो ऐसे कनेक्टेड होंगे, है ना, या ऐसे कनेक्टेड होंगे, कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में वेक्टर्स। ओ ये समझ में आया हमको, यस यस। तो 5 से 25 की बीच वाली वैल्यूज जो आएंगी वो अलग अलग एंगल पे आएंगी, अलग अलग एंगल पे, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, है ना। तो ये हमें समझ में आया एडिशन सब्ट्रैक्शन से, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें पता है कि 10 प्लस 15 हमेशा 25 होगा, ये नहीं है, ये चमत्कार है वेक्टर का कि 10 प्लस 25 हमेशा, 10 प्लस 15 हमेशा 25 नहीं होगा। हमने ही सीखा वेक्टर के अंदर कि 10 प्लस 15 25 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, और इसके बीच की कुछ वैल्यूज भी आएंगी इसके अंदर। बहुत खूब, बहुत शानदार, क्या बात है। तो कितने ही आसानी तरीके से हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन को समझ लिया है ना। तो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी आपको डाउट हो इस वीडियो में, कहीं भी आप अटके हों, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मेरे ईमेल पे। मेरा ईमेल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वर्मा MAYANK13@gmail.com। ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है, ये मेरी प्रोफेशनल मेल आईडी है कॉलेज की, 2020PPE5239@MNIT.AC.in। इस पर भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके पास, है ना। एज अ टीचर, है ना, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं हर एक स्टूडेंट के डाउट को सॉल्व करूं, चाहे वो उसका पर्सनल डाउट हो, चाहे वो उसका प्रोफेशनल डाउट हो। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। मेरे पास बहुत अच्छी टिप्स हैं जो कि मैं आपको दूंगा, जिसको आप करने से आपको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे IITians को और NITians को गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी, जो जिनका माइंड का प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है। मैं सेशंस भी लूँगा अलग अलग। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है ताकि मैं वो वीडियो बना सकूँ, अच्छा कैमरा, जल्दी हम उसको परचेस करेंगे, सोर्स आने दीजिए, है ना। झूठ नहीं बोलूँगा, आपसे बिल्कुल सच बोलता हूँ, अभी इनकम कम है मेरे पास। ओके, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं यहाँ पर कोई भी विवाद करने नहीं आया आपसे, या फिर ये नहीं कहने आया। आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ताकि और स्टूडेंट पढ़ सके। बाकी हमारा काम तो पढ़ाना है, जो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।